हमने तो पिछले 40 साल के कैट के पेपर स्टडी किए हुए हैं एंड उसके बाहर ना तो कुछ आया है, ठीक है, और आने के चांस भी बहुत कम है, वेरी ऑनेस्टली। इज दैट करेक्ट कि 3 से 4 घंटे अगर पढ़ाई करोगे तो हो ही जाएगा? उसके लिए आई बिलीव रेगुलर रीडिंग, लिटरल रीडिंग। आज की तारीख में तो बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गए हैं which can give you a fair enough idea कि आप जो पढ़ रहे हो, राइट, और आप जो समझ रहे हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। What I read is exactly what I understand, right? Start with something that you can do that is just slightly challenging, not a lot. तो what is that reason कि quant section ही सबका weak हो रहा है? 23 में this was absolutely true. Quant was the most difficult section. So CAT का भी ना ऐसा कोई universal cutoff का कोई standard नहीं है. It varies from year to year. So 2023, yes, quant was the least scoring section because the paper was very difficult. What should their approach be कि कैसे वो अपना thinking improve करे LRDA में, because considering every possible way is very important in LRDA. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप में इसीलिए यूनिक हैं बिकॉज फ्रॉम हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2008 टिल 2024 उनके 16 अटेम्प्ट्स में उनका सबसे लोएस्ट कैट स्कोर वाज 99.12 परसेंटाइल। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, इट्स 99.12 परसेंटाइल। विपुल सर से हमने पूरी कैट प्रिपरेशन जर्नी एंड उसके बाद एमबीए कॉलेज सिलेक्ट करने में और कौन से कोर्सेज अच्छे हैं जिनकी डिमांड है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो यू हैव एन एज इन दिस वीडियो, सो डू वॉच इट टिल द एंड एंड वी विल मीट यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। So from 2009 till date, you have been consistently scoring 99 above percentile in CAT, and currently you are in a position कि आप डायरेक्टर हैं of IMS हैदराबाद, तो आपके पास बहुत टाइम कम होता है पढ़ने का और नहीं ही होता। So what is it that you are consistently scoring above 99%? So I believe that everybody has to work hard for CAT exam. कभी ना कभी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज अ वेरी, वैसे सुनता है कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो कैट के लिए पढ़ाई नहीं की थी और उसको तो इतना आ गया। दैट इज नॉट ट्रू। कैट के लिए उसने पढ़ाई तो की थी, इज जस्ट दैट द टाइमलाइन कैन डिफर, ठीक है। तो इफ यू ब्रॉडली लुक एट द सिलेबस ऑफ कैट एग्जाम, इट इज मैथ फ्रॉम क्लास 8, 9, 10, इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग व्हिच इज बेसिकली पजल्स, एंड देन देयर इज इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश की बात करूं तो आई डू रीड अ लॉट इवन नाउ, राइट। माय वर्क रिक्वायर्स मी टू रीड फॉर 4 to 5 hours every day. So verbal में I will say I do stay in touch with the section because ultimately it's about reading comprehension only. 24 क्वेश्चन आते हैं verbal ability के अंदर, जिसमें 16 are simply based on reading comprehension, and बाकी के 8 क्वेश्चन पे बोलूँगा are pretty much directly related to reading only. For example, summary हो गया. So for that section I believe कि I do preparations on a daily basis. As far as math and DIY is concerned, yes, I do get to practice it now very often. In fact, I don't practice them at all. बट देयर वाज अ टाइम जब मैंने बहुत मेहनत की है। तो स्कूल में मैं बोलूँगा कि मैं हमेशा से अच्छा था मैथ्स के अंदर, एंड आई स्टार्टेड माय कैट प्रिपरेशन इन द ईयर 2008 to 2009 I would have taken more than probably 50 full length mocks, more than 200 chapter by sectional test। तो मैंने बहुत तैयारी की है। सो ऐसा बोलना कि भाई मेरा बिना तैयारी के आ जाता है कैट 99% आई थिंक दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट्स जस्ट दैट कि मैंने जो मेहनत की थी वो आज से 15 साल पहले थी, बट देन दैट इज द थिंग अबाउट कैट एग्जाम कि वंस यू आर प्रिपेयर्ड यू डोंट रियली नीड टू डू मच। दैट इज हाउ आई वुड कैटेगराइज इट। So is it a habitual thing, the whole exam preparation, कि अगर आपके पास हैबिट है सॉल्विंग की, so it will be nice, और प्रिपरेशन चाहिए कि भाई सिलेबस के साथ साथ ही जाना पड़ेगा? तो दोनों चीज़ें मैं बोलूँगा कि एक तो आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट इज -b/a, ठीक है। अब ये तो पता होना जरूरी है, राइट। इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि भाई ये तो बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ है, मैंने स्कूल में कर ली थी, या मेरे को स्कूल के कॉन्सेप्ट अच्छे से याद नहीं है तो मेरे को अब पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उसके बाद वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन इट्स मोस्टली अबाउट रेगुलर प्रैक्टिस, राइट। हाउ मेनी चैप्टर्स, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स आर यू वेल वर्स्ड विद, राइट। आपने मॉक कितने ढंग से एनालाइज किए हैं, आपने अपनी गलतियां जो हो रही है, राइट। तो आपने तो कैट का प्रोसेस में बोलूँगा कि इट्स ऑल अबाउट रिड्यूसिंग योर एरर्स, राइट। एवरीबॉडी मेक्स एरर्स, गलतियां तो सबसे होती हैं, ठीक है। बट मैंने पहला टेस्ट दिया, आई प्रॉब्ली मेड 30 एरर्स, और बाय द टाइम आई टेक माय 58th टेस्ट, कैन आई रिड्यूस दोस 30 मिस्टेक्स टू लेट्स से 7, 8? If anybody can make single digit mistakes in CAT exam, they are definitely going to score well. Okay. Sir, for normal student
who even if we consider YouTube information as well, तो सब लोग बोलते हैं कि if you consistently study 3 to 4 hours every day, तो आपका मतलब सिलेबस कवर हो जाएगा for 1 year. Is that correct कि 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई करोगे तो हो ही जाएगा? See, this is, I believe, in my opinion, the biggest myth with CAT exam. Trying to quantify anything. किसी भी चीज को CAT में quantify नहीं कर सकते हो. 3 to 4 hours का rule is not a golden rule, right? ऐसा कहीं गीता में नहीं लिखा हुआ कि 3-4 घंटे पढ़ने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा. It varies from person to person. Right? किसी के लिए शायद 2-3 घंटे बहुत हो, पर अगेन 2-3 घंटे वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है कि आपने 3 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट? उसमें नए कॉन्सेप्ट आप कितने सीखे, राइट? आपने कितनी बार ऑप्शंस रख के आंसर निकालने की ट्राई की, बिकॉज कैट एग्जाम इज अबाउट फाइंडिंग द आंसर इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. बिकॉज एग्जाम के अंदर आप समझिए कि देयर आर 68 क्वेश्चंस, देयर आर ओनली 2 आवर्स, सो यू गेट लेस देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. एंड उसके अंदर a normal CAT paper will have more than 7,000 words. तो 7,000 के ऊपर वर्ड है. तो अगर किसी का रीडिंग स्पीड इज लेट्स से 150 वर्ड्स पर मिनट, तो लगभग 45 मिनट तो उसके सिर्फ पेपर पढ़ने में चले जाएंगे. तो आपको बाकी के बचे 75 मिनट में सारा प्रोसेसिंग भी करना है, राइट? तो यहाँ पे आई बिलीव इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. किसी का शायद 2 घंटे पढ़ के काम हो जाए इफेक्टिवली, किसी को शायद ज्यादा ही पढ़ना पड़े. तो ऐसा कैटेगराइज करना कि भाई सबको 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे पढ़ना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू इन माय ओपिनियन. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू अ लार्ज एक्सटेंट. Okay, so now sir we will be approaching section wise. तो पहले अगर BARC की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर किसी ने सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन गुजराती मीडियम से की एंड इफ ही हैज टेकन कॉमर्स एज वेल एज बैकग्राउंड, तो अब उसका कॉलेज में आने के बाद इंग्लिश इंप्रूव हुआ होगा बिकॉज ऑफ हिज ग्रेजुएशन एग्जाम्स. बट कितना प्रिपरेशन उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा फॉर इंप्रूविंग वोकैबुलरी एज वेल एज रीडिंग स्पीड एज वेल, कि क्या क्या करना पड़ेगा उसको फॉर अप्रोचिंग दैट? So vocabulary directly per se तो कैट में पूछा नहीं जाता है, right? For the past quite a few years, 2007-2008 में आखिरी बार vocabulary के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे. उसके बाद vocabulary के क्वेश्चंस आए नहीं हैं. But yes, in order to understand the CAT passage, आपका एक functional vocabulary तो वो नहीं चाहिए, right? So for example, if I don't know the meaning of the word pristine, there is a fair chance that you will struggle to read what is in the passage, because CAT के passage जो होंगे they are not going to be run of the mill passages जो शायद बच्चों को पढ़ने की आदत होती है, राइट? तो काफी साइकोलॉजी के ऊपर, काफी इकोनॉमिक्स के ऊपर, कुछ एआई के ऊपर, कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर. तो जनरली देयर विल बी अ थीम टू अ कैट पैसेज व्हिच आई विल से मोस्ट पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट बिकॉज़ दे डोंट रीड दैट ऑन अ डेली बेसिस. तो कैट के लिए वर्बल की सेक्शन की बात करूं मैं, राइट? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग एबिलिटी, योर एबिलिटी टू लीड लिटरली. कैट में लिटरली पढ़ना बहुत जरूरी होता है, राइट? What do I mean by that? एक जैसे लॉयर कोर्ट में आर्ग्यू करता है, ठीक है? सो एंटायर कोर्ट का जो प्रोसीडिंग अगर आप देखो, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स. आर फैक्ट्स ऑन योर साइड? सेम चीज कैट के आरसी के अंदर कही जाती है. यू नीड टू रीड लाइक अ लॉयर. जो दिया है वही पढ़ना है, राइट? आई रिमेंबर देयर वाज वन कैट आरसी व्हिच सेड कि भाई पहले आज से बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, राइट, बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्री के अंदर अप्रेंटिसशिप क्या करते थे 14-15 साल की उम्र के. सो द पैसेज वाज आर्ग्यूइंग कि 14 साल के 15 साल के बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना चाहिए. नाउ दिस माइट बी कंप्लीटली अगेंस्ट योर ओन बिलीफ, राइट? कि भाई मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता कि चाइल्ड लेबर होना चाहिए, बट पैसेज आपको उसके फेवर में आर्ग्यू कर रहा है. सो यू नीड टू थिंक लाइक द ऑथर, एंड उसके लिए आई बिलीव रेगुलर रीडिंग, लिटरल रीडिंग, एंड आज की तारीख में तो बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गए हैं which can give you a fair enough idea कि आप जो पढ़ रहे हो, right, और आप जो समझ रहे हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए. What I read is exactly what I understand, right? And फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन काफी क्लोज होंगे, ठीक है, बट सही तो एक ही है, 3 गलत है. अब वो डिस्टॉर्शन भी पकड़ना कि कहाँ पे जो पेपर सेटर है उसने उस पैसेज को डिस्टॉर्ट कर दिया, that ability is very important. सो वर्बल के अंदर मेरे ओपिनियन में यस वोकैबुलरी आई डू रिकमेंड कि थोड़ा बहुत तो आपको करना ही चाहिए वोकैबुलरी के ऊपर काम, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग डेवलप करना. एंड रीडिंग के अंदर भी यू नीड टू स्टार्ट विद समथिंग दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल. अब मान लो कोई गुजराती मीडियम से है, हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से, कोई भी एक वर्नाक्युलर मीडियम हो. अब आपको अगर आदत नहीं है बहुत डिफिकल्ट टेक्स्ट पढ़ने की, और एकदम से अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड का किताब उठा लिया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो मतलब वो आपकी आखिरी बुक होगी, ठीक है?
तो you need to probably start, it's absolutely okay, right? Read sports अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, right? Read about Bollywood अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो once you develop the habit कि भाई मैं आधे घंटे पढ़ सकता हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज है आधे घंटे लगातार पढ़ना, ठीक है? एक बार वो स्टैमिना मैंने डेवलप कर दिया कि I can read for half an hour, right? Then you gradually increase the difficulty level, right? Read चेतन भगत के novels, उसके बाद go to Sidney Sheldon, go to Jeffrey Archer, and then gradually you elevate yourself to non-fiction books. फिर आप साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आप वो सब पढ़ना शुरू करो। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका टारगेट हमेशा उतना होना चाहिए जो आप अचीव कर सको, ठीक है? तो काफी मैंने बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि दे विल डायरेक्टली स्टार्ट विद कैप लेवल के आंसर। दैट इज रॉन्ग अप्रोच इन माय ओपिनियन। स्टार्ट विद समथिंग दैट यू कैन डू, दैट इज जस्ट स्लाइटली चैलेंजिंग, नॉट अ लॉट। बिकॉज़ कोई चीज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई, राइट? अभी मुझे कोई बोले कि आप 100 मीटर्स दौड़ो 14 सेकंड के अंदर, 13 सेकंड के अंदर, तो मेरे से तो नहीं होने वाला, मैं तो पहले ही गिव अप कर दूंगा, राइट? बट कोई मुझे बोलता है कि चलो आपको हमने 20 सेकंड दिए और 6 महीने में आपको ये नंबर को 18, 17, 16 लेके आना है, तो यस, नाउ आई हैव अ पाथवे। अब मेरे को समझ में आता है कि भाई ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बिल्ड द राइट जर्नी फॉर योरसेल्फ। So sir, you recommended books, other resources which you would like to तो recommend? दूसरा मेरा रिकमेंडेशन होता है कि यू एक्सपोज योरसेल्फ टू लॉट ऑफ इंग्लिश, राइट? तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो, आप इंग्लिश मूवीज देखो, आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स के बारे में फॉलो करने की ट्राई करिए, राइट? जितना आप ज्यादा एक्सपोज करोगे खुद को लैंग्वेज से, राइट, उतना ना इट विल बिकम वेरी इंट्यूटिव कि भाई आपको इंग्लिश सुनने की आदत है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई हम कॉलेज में भी देखते हैं, आपको ही पता होगा कि भाई कॉलेज में कितनी इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है? एंड आई रिमेंबर कि भाई मैं तो एक ऐसे स्कूल से था जहाँ पे अगर आपने इंग्लिश में बात की दोस्तों के बीच तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, राइट? तो आपको वो कल्चर कॉलेज में नहीं मिल रहा, वो कल्चर आपको घर पे नहीं मिल रहा। घर पे कौन इंग्लिश में बात करेगा, मम्मी पापा के साथ, राइट? तो आपको खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा, राइट? आज की तारीख में आई डोंट थिंक कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स की वजह से कोई कमी हो सकती है इन गेटिंग द राइट एक्सपोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो पॉडकास्ट हो गए, राइट, बहुत सारे अच्छे उसके बाद आपके मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, न्यूज़ हैं, जो भी आप पढ़ सकते हो, जस्ट लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश। हाँ सर, कुछ VARC हैक्स जो स्टूडेंट्स को अगर मालूम पड़ जाए तो ऑप्शन एलिमिनेशन के और कुछ रीडिंग के। आई बिलीव कि ऐसा VARC के अंदर हैक इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग, राइट? आप इफ यू आर नॉट अ वेरी गुड रीडर, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, नो अमाउंट ऑफ हैक। आई थिंक ये तो सबसे बड़ा लर्निंग होना चाहिए किसी भी कैट एस्पिरेंट के लिए कि अगर आप कैट की तैयारी करने का सोच रहे हो, डू नॉट लुक फॉर हैक्स, देयर इज नो शॉर्टकट, राइट? आपको अच्छे से टेक्स्ट को ही समझना पड़ेगा, आपको ऑथर का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, आपको किसी भी पैसेज का सेंटर आइडिया पकड़ना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, राइट? अगर कोई हैक है तो मैं यही बोलूंगा कि व्हेन यू आर रीडिंग, डोंट जस्ट रीड कि क्या लिखा है, राइट? व्हाट इज रिटन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट बीइंग रिटन, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे। क्या वो आपको एजुकेट करना चाह रहा है, क्या वो आपको ह्यूमर करना चाह रहा है, क्या वो आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा है, क्या वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो वाइब पकड़ना कि ये पैसेज ऑथर ने क्यों लिखा, दैट इज इन माय ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एट एनी कैट टेकर शुड हैव। Now coming to the LRDA section, sir, everyone has different understandings and thinking levels कि हाँ किसी का mind initially develop हो चुका है from solving questions, किसी ने question solve नहीं किए उसने school times पे, तो what should their approach be कि कैसे वो अपना thinking improve करे LRDA में, because considering every possible way is very important in LRDA, right? yes. So इसके अंदर एक चीज तो मैं बोलता हूँ कि भाई रेगुलर पजल सॉल्व करना, राइट, इज अ क्वालिटी दैट विल श्योरली हेल्प यू, राइट? फॉर एग्जांपल बहुत सारे सुडोकू ऐप्स हैं, राइट? तो आप दिन के 2 या 3 सुडोकू सॉल्व करो। अभी स्टार्ट विद, अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया है, स्टार्ट विद वेरी इजी, राइट? देन गो टू इजी, देन गो टू मीडियम, डिफिकल्ट, इविल, अलग-अलग डिफिकल्टी लेवल होते हैं सुडोकू के अंदर भी, राइट? देयर आर सम सुडोकू जो सॉल्व करने हैं मेरे को 15-20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है? तो एक तो पजल सॉल्व करना विल हेल्प अ लॉट। दूसरा हो गया कि यू नीड टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि राम इज द फादर ऑफ श्याम, राइट? राम इज द फादर ऑफ श्याम तो आप बड़ा इजीली आपने समझ लिया, राइट? तो इंसान ना 3 लेवल तक भी मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, राइट? सो राम इज द फादर ऑफ श्याम, हु इज द ब्रदर ऑफ प्रभु, हु इज द सन ऑफ लीला, राइट? ये भी मेरे को समझ आ रहा है। बट व्हेन द levels of information, right? वो मल्टी लेवल जब होना शुरू होता है, level 4, level 5, level 6, there are 6 informations which are coded. अब एक टिपिकल कैट के सेट में तो 7-8 इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एनकोड की गई है।
तो योर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई कोई कॉमर्स का बच्चा है तो आई थिंक उसके लिए तो बड़ा आसान है कंपनीज की बैलेंस शीट उठाना, ठीक है, उस बैलेंस शीट को समझना, अलग अलग स्टेटमेंट्स को समझना कि कैसे दिस नंबर इज कोरिलेटेड टू दैट नंबर, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपका अर्निंग है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, राइट। तो वैसे वैसे और आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हो अपने डेटा को समझने की, दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड देन यस फाइनली कैट लेवल के जो सेट होते हैं, राइट, व्हिच आर अवेलेबल वेरी इजीली दीस डेज, वो आपको फिर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज अगेन टाइम इज आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल। तो जैसा लास्ट ईयर का कैट का पेपर आया, राइट, तो इससे पहले तक ऐसा था कि 2023 तक अगर आपने एक सेट सॉल्व कर दिया तो यू विल इजीली क्लियर द कट ऑफ बिकॉज देयर वर 4 सेट्स ओनली। लास्ट ईयर कैट 2024 में देयर वर 5 सेट्स, सो नाउ वन सेट वाज नॉट इनफ, यू नीड टू डू 2 at least, तो डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा ड्रॉप हुआ लास्ट ईयर कंपेयर टू 23 और 22, राइट। तो अब ना 2 सेट करने जरूरी हो गए हैं टू क्लियर द कट ऑफ, 3 सेट ढंग से करने जरूरी हो गए हैं टू हैव एनी होप्स ऑफ गेटिंग 99 परसेंटाइल, राइट। तो अब 40 मिनट है, 5 सेट हैं, तो एबिलिटी टू पिक द सेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 5 की 5 शायद आप नहीं कर पाओगे, आई स्ट्रगल टू डू ऑल 5, राइट। मैं कैट में 4 कर पाता हूं अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो मेरे को भी एक सेट तो छोड़ना पड़ेगा। अब कौन सा वो सेट छोड़ोगे आप, राइट। शायद नॉर्मल एक कोई बच्चा है जो 99 टारगेट कर रहा है, उसको शायद 3 ही करने की जरूरत है 5 में से। नाउ व्हिच आर द 2 सेट्स दैट यू आर गोइंग टू लीव इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड देन ऑब्वियसली कैट के अंदर आप कभी ना कभी तो ऐसी गलती करोगे कि आपने एक सेट उठा लिया, राइट। डीआई में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अनलाइक क्वांट जहां पे आपने सवाल पढ़ा 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, एंड यू नो कि आपको नहीं आता है या यू नो कि आपको पक्का आता है, डीआईआर में दैट डजंट हैपन। तो सबसे पहली बात तो सेट पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज़ इट इज लेंथी, राइट, काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एक ढंग से सेट पढ़ने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं वेरी इजीली। एंड आफ्टर दोस 2-3 minutes you will never be 100% श्योर कि मेरे को पक्का आता है या मेरे को पक्का नहीं आता है। तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा उसके बाद 4-5 मिनट। तो 7 to 8 minutes के बाद you need to take a call कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है you need to be very honest with yourself, you need to leave it। तो ये क्वालिटी है मेरे ओपिनियन में जो काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं that they are not very good at leaving the set। डीएलआर के अंदर लीविंग अ सेट इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपको नहीं आ रहा है 7 मिनट में आप छोड़ दो, क्योंकि जो सेट क्रैक होगा ना वो 10-12 मिनट में हो जाएगा पक्की बात, जो आपको ढंग से आता है। बट अगर आपने एक ऐसे सेट में जो आपको नहीं आता है वहां 15-20 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, नाउ पैनिक, राइट। अब आपको पैनिक से डील करना पड़ेगा। नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कमबैक मुश्किल हो गया है। पहले कैट में यूज्ड टू बी 3 आवर का एग्जाम बिफोर कोविड, तो हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलता था। तो अगर मैंने डीएलआर में 15-20 मिनट वेस्ट भी कर दिए ना, नॉट अ बिग डील, क्योंकि आई स्टिल हैव 40 मिनट्स। अगर मैंने 20 मिनट वेस्ट कर दिए तो आई कैन स्टिल सॉल्व 2 to 3 सेट्स इजीली। नाउ द एग्जाम इज 40 मिनट्स ओनली। अब किसी ने अगर 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए, आपने आधा टाइम वेस्ट कर दिया है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कमबैक। तो वो परफेक्शन का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है कैट में, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा। So, being relevant to puzzle solving and set solving is important. Absolutely, very important. And again, process information, right? If you read a lot, it will help with your DIR as well. Right? अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो, ठीक है, चीज़ों को ट्रैक करते हो, तो you will be able to form correlations better कि हाँ भाई, I can draw an analogy कि ऐसा कुछ मैंने पहले देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। So now coming to the quant section, we have seen comparatively with VARs and LRDA कि अगर quant में आप कम स्कोर कर रहे हो तो भी आपको 99 above percentile या 90 above percentile मिल जाती है। तो what is that reason कि quant section ही सबका weak हो रहा है? See, again, that is again not universally true. अगर आप CAT 2021 देखोगे, that was not true, right? You needed a higher score in quant compared to DIR. ठीक है, अगर मैं 21 की बात करूँ तो 23 में this was absolutely true. Quant was the most difficult section. So CAT का भी ना ऐसा कोई universal cutoff का कोई standard नहीं है. It varies from year to year. So 2023, yes, quant was the least scoring section because the paper was very difficult. ठीक है, अब क्यों जनरली देखो क्वांट कैट के टेकर्स हैं 3 लाख, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन 3 लाख में से ना 40-50 हजार लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने सिंसियरली कैट की तैयारी की है, राइट। रेस्ट 2 लाख 50 लाख पीपल हैव फिल्ड द कैट फॉर्म, दे हैव प्रोबब्ली टेकन सम टेस्ट, बट दे आर नॉट वेरी सीरियस एस्पिरेंट, दे आर नॉट टारगेटिंग आईएम्स। आईएम टारगेट करने वाली जनता है 40,000 से 50,000। अब इंग्लिश ब्रॉडली मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि भाई जितने भी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनका मीडियम ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू बी इंग्लिश, राइट। कॉलेज के एग्जाम अधिकतर बच्चे इंग्लिश में ही लिखते होंगे,
या 3 लाख में से मेजॉरिटी चंक का एग्जाम टेस्टिंग लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इंग्लिश, राइट? प्लस आपने वर्बल की अगर मैं बात करूं, देयर इज नो हार्डकोर प्रिपरेशन, राइट? सो मैथ में देयर आर सम 20-30 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक यूनिट के 8 चैप्टर हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा हो गया, राइट? पॉलिनोमियल से कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब इंग्लिश का ऐसा इट्स नॉट हार्ड साइंस, राइट? मैथ में काफी तक बोलूंगा इज हार्ड साइंस, राइट? डीआईआर देयर इज नो हार्डकोर प्रिपरेशन कि आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इट्स कॉमन सेंस। तो इंग्लिश आपका निकल सकता है नेचुरल एक्सपोजर के ऊपर, डीआईआर आपका निकल सकता है इफ यू जस्ट हैव बेसिक कॉमन सेंस, राइट? आप शायद 5 में से 1 सेट तो कर ही लोगे, बट मैथ के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 22 क्वेश्चन आते हैं कैट के अंदर, 5 सवाल निकालना भी इज नॉट वेरी इजी इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर विद कॉन्सेप्ट्स। So math is one section which actually has standard preparation, right? A set of rules that you can apply, which I will say are not applicable to verbal and DIR, right? Verbal DIR के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि भाई हर बच्चे को इतने आवर्स तो पढ़ने पड़ेंगे या इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, not true, right? मैं अपनी बात करूँ, I will not solve any RC, ठीक है? मैंने लास्ट आरसी सॉल्व किया था कैट 2024 में, अगला आरसी में सॉल्व करूंगा कैट 25 में, एंड आई डोंट थिंक आई विल हैव अ प्रॉब्लम, राइट? मैथ में दैट इज नॉट ट्रू। मैथ में अगर आपने कभी भी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, देन यू आर बाउंड टू स्ट्रगल बिकॉज़ आपको कांसेप्ट ही नहीं पता, राइट? तो आई गिव यू अ पॉलिनोमियल और मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट। अब किसी को अगर पता ही नहीं है कि भाई ऐसे क्वेश्चन में वेरिएबल को 1 रख के आपको सॉल्व कर देना है, तो वो नहीं कर सकता। तो कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर मैं क्वांट की बात करूं तो कंपेयर टू अदर सेक्शंस। तो यस, पीपल डू स्ट्रगल अ लॉट इन मैथ बिकॉज़ मैथ हैज डिफाइंड द प्रिपरेशन, ठीक है? ऐसा दूसरे सेक्शन के लिए मैं कभी नहीं बोलता कि भाई आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपका हो ही जाएगा। मैथ के लिए मैं बोल सकता हूं कि भाई आपने अगर आईएएस के मॉड्यूल सॉल्व कर लिए तो मैथ आपका निकल जाएगा। अगर आपने हमारे सिलकैट लिखे हैं तो आपका मैथ निकल जाएगा, राइट? बिकॉज़ हमने तो पिछले 40 साल के कैट के पेपर स्टडी किए हुए हैं एंड उसके बाहर ना तो कुछ आया है, ठीक है, और आने के चांस भी बहुत कम है, वेरी ऑनेस्टली। कंसीडर किया जाए कि 8, 9, 10 का मैथ आता है, राइट? तो उसमें भी क्यों स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पहले अगर पढ़े हुए हो, देन यू हैव टू जस्ट रिवाइज, राइट? फिर भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन क्वांट, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है? इसका एक रीजन तो ये है कि 8, 9, 10 में जो आपने जो चैप्टर पढ़े ना, उसका खाली टाइटल ही है, ठीक है? अंदर का कंटेंट बहुत ही अलग है अगर मैं कैट की बात करूं तो। प्लस लॉट ऑफ स्कूल्स, अगर मैं अपने भी स्कूल टाइम की बात करूं तो, राइट, तो पेरेंट्स का बच्चों का ज्यादा कंसर्न मार्क्स को लेके होता है, एंड स्कूल को भी पता है कि भाई पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जज अस बेस्ड ऑन हाउ मेनी मार्क्स दैट वी आर स्कोरिंग। स्कूल इज नॉट गोइंग टू सेट अ वेरी चैलेंजिंग पेपर। बहुत कम स्कूल होंगे इंडिया के अंदर जो 8th में, 9th में, 10th में, अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करो, राइट? मैंने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था गुजरात बोर्ड से, मेरे को याद है सारे सवाल टेक्स्ट बुक के अंदर ही आते थे। कभी टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ आ गया तो मतलब इट यूज्ड टू बी द न्यूज़पेपर का इवेंट, ठीक है, कि भाई ये तो सवाल बाहर में पूछ लिए, इनजस्टिस। तो हमारे स्कूल में, और ये कल्चर सोसाइटी ने सेट किया है, इसमें वी डोंट हैव टू ब्लेम स्कूल्स, राइट? आई थिंक द एंटायर सोसाइटी, द एंटायर सिस्टम इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। हमने एक रिजिड माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है कि भाई एग्जाम में सवाल स्कूल की टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, राइट? एंड इट्स मोस्टली थियरी कि आपको वो थ्योरम है, उसका प्रूफ है, वो आप रट्टा मार के गए हो, आपको रट्टा मार के आपका 8, 9, 10th में काम हो जाएगा। When it comes to CAT exam, the exam is completely application oriented. तो ज्योमेट्री का खाली मैं बोल रहा हूँ कि टाइटल सेम है, बट आपने जो ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चन आप एनकाउंटर करोगे कैट के अंदर और जब स्कूल में पढ़ रहे थे, इट इज वेरी डिफरेंट। तो टिपिकली एक स्कूल के बच्चों को कैसा होता है कि एक थ्योरम है और उसी थ्योरम के बेस पे सवाल आएगा, वो कर लेगा। पर कैट में क्या होता है कि एक सवाल है, वो उसमें ना 3 या 4 कॉन्सेप्ट लगेंगे अलग अलग। तो सवाल तो है टाइम एंड डिस्टेंस का, लेकिन उसमें ज्योमेट्री भी लगेगा, राइट? कि मैंने आपको सवाल दे दिया कि भाई 2 लोग हैं 60 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं, एक की स्पीड 90, एक की स्पीड 60 है, व्हेन आर दे गोइंग टू बी एट द फारदेस्ट डिस्टेंस इन द नेक्स्ट, लेट्स से जो भी मैंने टाइम आपको फ्रेम दे दिया वो, राइट? अब यहाँ पे ज्योमेट्री इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिगेशन मिक्सचर भी लग सकता है। सो कैट में चैलेंज ये है कि दे मिक्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम मल्टीपल चैप्टर्स एंड देन देयर इज वन क्वेश्चन, जिसकी बच्चे ने कभी इतना टाइम प्रैक्टिस नहीं की है, राइट? तो आपको डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कैट का डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड क्लास 8, 9 टेक्स्ट बुक इज वेरी हाई। इट इज ओनली द टाइटल ऑफ द टॉपिक दैट रिमेन द सेम, राइट? तो एक बच्चे ने पॉलिनोमियल सीखा था स्कूल में, पॉलिनोमियल्स है क्लास 9 में, क्लास 10 में है पॉलिनोमियल्स,
बट कैट में जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा उसका डिफिकल्टी लेवल इज मच हायर, दैट इज व्हाई सम प्रिपरेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. सिंपली रिवाइजिंग 8 9 10th दैट अलोन इज नॉट गोइंग टू बी इनफ. ओके. एंड सर, इफ किसी स्टूडेंट ने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि उसका क्वांट सेक्शन वीकर, तो उसको मैनेज कैसे करना चाहिए उसको रेपिटेड परसेंटाइल सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाए उसका. तो अब सेक्शनल कट ऑफ की भी अगर बात करूं मैं, तो इट अगेन वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. अगर आई एम अहमदाबाद की बात करूं, द सेक्शनल कट ऑफ इज 70 परसेंटाइल. 70 परसेंटाइल आप समझो कि जनरली सिंगल डिजिट स्कोर के आसपास रहता है, राइट. कैट 23 इट वाज अराउंड 7 मार्क्स, लास्ट ईयर इट वाज स्लाइटली मोर, राइट. तो आपको 5 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर दिए 15 मार्क, दैट इज मोस्टली गोइंग टू बी इनफ अनलेस एंड अंटिल पेपर बहुत ही इजी आ गया, वो तो बात अलग है. बाकी 15 मार्क पे तो आराम से सेक्शनल कट ऑफ तो आपका निकल ही जाएगा फॉर मोस्ट कॉलेजेस. 50 मार्क्स विल बी मोर देन 80 परसेंटाइल फॉर श्योर. तो अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत वीक है, तो सबसे पहले तो मैं एनकरेज करता हूं कि उसमें भी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि भाई पूरा मैथ तो वीक नहीं हो सकता ना, राइट. तो उसमें भी देयर विल बी रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेसेस, कि भाई मेरा मैथ अच्छा नहीं है लेकिन माय परसेंटेज इज स्टिल बेटर देन माय लेट्स से फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज, राइट. तो पहले डिसाइड कि आप किसमें अच्छे हो. ट्राई टू मैक्सिमाइज ऑन योर स्ट्रेंथ्स, राइट. अब अरिथमेटिक एरिया के ही 7 to 8 क्वेश्चंस टिपिकली कैट में पूछे जाते हैं. टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेजेस, एलिगेशन रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस. 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम these topics. These are, I will say, lesser demanding as far as conceptual knowledge is concerned, right. रेशियो में, परसेंटेज में कम है कॉन्सेप्ट्स कंपेयर टू लेट्स से ज्योमेट्री और अलजेब्रा, व्हिच आर मोर डिमांडिंग एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न. वहां पे आपको पता होना चाहिए अलग-अलग थ्योरम्स के बारे में. तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपके रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ट्राई टू मैक्सिमाइज ऑन देम. अगेन स्टार्ट विद समथिंग रियली इजी, राइट. कोई आईएमएस का स्टूडेंट है तो वी डू हैव अ रेमेडियल मॉड्यूल और मॉड्यूल 0, उसके बाद हम उसको मेन मॉड्यूल पे ले जाते हैं. If somebody is preparing on their own, right, you can start with a book called R.S. Agarwal, which is very easy to understand, right. उसमें क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं है, एंड ग्रेजुअली एक बार अगर आपको उस किताब के ऊपर ग्रिप आ जाता है, then you can increase the difficulty level and then go to books which are meant for purely CAT exam, right. So again the important thing is you need to have a very clear focus. पूरा मैथ आप कवर करने जाओगे एक साथ, that will be very very difficult. Identify your own pockets कि भाई ये मेरे pockets हैं, इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा. एंड सर, जैसे बीआरसी में रीडिंग वाज अ हैबिट व्हिच यू नीड टू डेवलप, तो क्वांट में सॉल्विंग के अलावा कोई अदर हैबिट्स थी जिससे हमारा स्पीड इंप्रूव हो पाए या कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए? एक चीज है कि अगेन जो मैंने पहले भी रिपीट किया था कि द एबिलिटी टू लीव द क्वेश्चन, राइट. कि आप अटक गए हो, अपना पेपर मत बिगाड़ो, छोड़ दो उसको, राइट. दैट इज अ हैबिट दैट पीपल शुड डेवलप ड्यूरिंग प्रैक्टिस, राइट. तो प्रैक्टिस में अगेन इट मेक सेंस कि भाई आपने, मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दो एक सवाल को, राइट. मैंने 3 मिनट 4 मिनट दिए, नहीं हो रहा है अभी के लिए इसको जाने दो. 1-2 दिन बाद ट्राई करना, राइट. थोड़ा पढ़ने के बाद ट्राई करना, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है 2-3 मिनट के बाद फिर उसको जाने दो. एक ही सवाल पे आप आधे घंटे ना लगे रहने की आदत मत डालो, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस. ये एग्जाम में भी कैरी करेगा, राइट. तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि लर्न टू लीव द क्वेश्चंस, राइट. नेक्स्ट प्रेस करने में डरना नहीं चाहिए किसी भी कैट एस्पिरेंट को. दूसरा ये है कि आपको ऑप्शंस, काफी सारे कैट के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग ऑप्शंस, राइट. मैं बोल रहा हूं कि 22 में से मैं आपको अभी भी कैट 2024 के 4-5 सवाल दिखा दूंगा जहां पे आपको खाली ऑप्शंस को यूज करना था तो आपका आंसर आ जाता. तो वो भी एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि व्हेन आर ऑप्शंस योर फ्रेंड. अब कैट में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो है थीटा, राइट, इट इज कॉल्ड टाइप इन द आंसर, जहां पे आपको आंसर टाइप करना है, और एक है एमसीक्यू. अब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हैं तो आंसर तो आपके सामने है ना, तो आपको बस इतना देखना है कि भाई इन 4 में से कौन सा सही है, राइट. तो काफी बार हमें शायद क्वेश्चन का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यूज करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शंस कैन हेल्प. So that is also an ability that needs to be developed. Sir, now we will discuss some student profiles कि जिसके कारण उनके कैट में मार्क्स तो आ गए, बट कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे उनका एकेडमिक्स लोअर हो गया या प्रोफाइल थोड़ी वीकर हो गई, उसके कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता. सो फर्स्ट इफ वी कंसीडर जनरल इंजीनियर में, जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोफाइल मानी जाती है अभी एडमिशन के टाइम पे. सो इफ वन हैज स्कोर्ड अ 7 in 10th and 12th and grad में उसके above 8 GPA हैं, so if he scores 95 above, we can say below 95 and above 90. So what are the chances of him getting into a B school, in top B schools? Maybe we can say top 10 or top 15. The top 10 is not going to be possible, and that's true, right. Let's be very clear about it.
तो सबसे पहले तो जनरल इंजीनियरिंग में जिस कैटेगरी की आपने बात की, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी बिकॉज रिलेटिव कंपटीशन भी आज की तारीख में इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? अगर मैं आपको IIM अहमदाबाद की बात करूं तो IIM अहमदाबाद व्हाट दे डू इज दे डिवाइड स्टूडेंट्स इन 6 एकेडमिक कैटेगरीज, AC1, AC2, AC3 से लेके AC6 तक. Now if as far as my memory serves me right, engineers belong in AC3 category, right? अब आपका कंपटीशन इंजीनियर्स के पूल में होगा. Now lot of IITians, lot of NITians take CAT exam, right? तो IIM अहमदाबाद भी नहीं चाहेगा कि भाई my entire batch is general engineering में, right? So if they don't have any restriction, right? Trust me, the batch will be largely dominated by general engineering male, right? But diversity is also very important for them. So they do have certain considerations for gender diversity, certain consideration for academic diversity. As far as top colleges are concerned, general engineering male is the toughest pool to get into, right? So if your 10th and 12th are 7-7, let's say, then you are not going to get calls from the top IIMs unless and until your CAT percentile is very, very high. So like IIM Ahmedabad, they have a criteria that if you are in the first 50 CAT scorers of that particular category, you will get a call, right? Irrespective of your profile. Irrespective of your profile. Even if your 10th is 52, 12th is 58, but you are among the top 50 general category engineer male who took CAT exam, you will get a call. For certain categories, that number tends to be pretty low, right? So all the architects, all the designers, they are in one category. So एक इंजीनियर का फर्स्ट 50 में होना, आप समझोगे उसको 99.98 लाना पड़ेगा. अगर आपका 99.98 है, then only you have a chance to be among the first 50 engineers. For an architect, for a lawyer, we have seen that number to be as low as 87 percentile for general category, right? तो आपका academic background does matter a lot, and there are colleges like IIM Indore जिनका 10th और 12th का weightage maximum है, CAT से ज़्यादा weightage उनका 10th 12th का है, right? In fact, there is a joke, जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं कि IIM Indore का call list आ गया, right? तो आपको ये चीज, again, this is not in your control, but then there are these schools, right? जो 10th 12th या ग्रेजुएशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट? ऐसे भी कॉलेजेस हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट XLR, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन 50s में था और वो XLRI से ग्रेजुएट हुए हैं, राइट? सेम गोज विद FMS और इवन MDI के अंदर मैक्सिमम इंपॉर्टेंस जो है वो CAT स्कोर को दिया गया है. तो अगर आपका CAT का स्कोर है, यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट अ कॉल फ्रॉम टॉप नॉच कॉलेजेस. तो दो चीज हो गई, एक तो कॉल आना हो गया, और सैडली यस, अगर आपका प्रोफाइल बहुत ग्रेट नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कुछ कॉलेज तो कॉल ही नहीं देने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट? IIM बैंगलोर का कॉल नहीं आएगा अगर आपका 10 12 70 है, CAT का परसेंटाइल 96 है, जनरल कैटेगरी इंजीनियर मेल हो आप, देयर इज नो चांस यू आर गोइंग टू गेट एनी ऑफ द टॉप 6 IIMs. अब दूसरा होता है कि आई हैव गॉटन अ कॉल ना, अब मेरा ऐसा मानना है कि एक बार आपका कॉल आ गया ना, राइट, वहां उसके बाद फिर कुछ भी मैटर नहीं करता अपार्ट फ्रॉम योर इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में दे जनरली लुक फॉर अ स्पाइक, राइट? स्पाइक इन एटलीस्ट वन एरिया. तो अगर आप लेट्स से ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छे हो, राइट? अगर आप एडवर्टाइजिंग का नॉलेज आपको बहुत अच्छा है, राइट, एक स्पाइक भी अगर आपका है इंटरव्यू के अंदर, देयर इज अ वेरी फेयर चांस दैट यू विल कन्वर्ट दैट टू स्कूल. प्रॉब्लम तब आती है जब यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स, कि भाई देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस कैंडिडेट. तो फिर वहां पे फिर हम टाई ब्रेकर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? तो टाई ब्रेकर फिर एकेडमिक्स हो जाता है कि यार इसने इंटरव्यू में तो कुछ भी खास बोला ही नहीं, और मैं फिर देखता हूं कि यार इसका तो एकेडमिक्स भी बहुत ग्रेट नहीं है, विल बी अ रिस्की कैंडिडेट, राइट? तो इन माय ओपिनियन डेवलपिंग अ स्पाइक, डेवलपिंग सम इंडस्ट्री नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे इंजीनियर कैटेगरी से कि सर मेरे को मैनेजमेंट का तो नॉलेज नहीं है. मैं उनको यही बोलता हूँ कि तेरे को इंजीनियरिंग का कितना अच्छा नॉलेज है वो बता, राइट? तो बोलते हैं सर इंजीनियरिंग का मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? तो पहला तो सवाल फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि इंजीनियरिंग में आप इतने अच्छे हो, राइट, तो फिर आप मास्टर्स इंजीनियरिंग में नहीं करते? तो उनका आंसर होता है कि सर मेरे को फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है, या मेरे को कंसल्टेंसी में जाना है, या मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है लेकिन एक्चुअली मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे भी ज्यादा, राइट? तो काफी बार ऐसा होता है कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ, राइट? कुछ डॉक्टर आए हमारे पास बीजे मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने MBA किया है फ्रॉम टॉप नॉच IIMs, तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, राइट? तभी तो उनको बीजे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा, बट उसके बाद भी उन्हें वहां जाके लगा कि यार मैं
इसमें और बेटर कर सकता हूँ, या मेरा पैशन कहीं और है, राइट? तो अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, राइट, कॉलेजेस विल टेक यू. अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, कॉलेजेस विल टेक यू, बिकॉज फाइनली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब आती हैं बी स्कूल में प्लेसमेंट के लिए. तो दे विल ऑब्वियसली प्रेफर समबडी हु अंडरस्टैंड्स देयर बिजनेस इन ग्रेट डिटेल. तो आप अगर मेरे से पूछोगे कि ब्रॉडकॉम का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है, आई प्रॉब्ली स्ट्रगल. बट अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट है जिसको सब कुछ पता है, राइट, उस फील्ड के बारे में, भाई चिप्स कैसे बनती हैं, एआई का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, and if I can communicate that knowledge during the interview, you will get selected even if your academics are low. Academics, once you get a call, are only tiebreakers. वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपको लग रहा है कि भाई दो कैंडिडेट हैं, दोनों ने इंटरव्यू में अच्छा नहीं किया, अच्छा लेकिन इसका एकेडमिक अच्छा है, काम करो इसको ले. अदरवाइज अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, you will get selected for sure. ओके सर, सेकंड प्रोफाइल वही हम लोग कंसीडर करेंगे जो है इंजीनियर में 6 in 10th, 5 in 12th, but above 9.5 GPA in college, because then he or she may be realizing कि हाँ पढ़ लेना चाहिए. बट उनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनको एमबीए करना है. तो अ स्पेसिफिक रोड मैप फॉर देमसेल्फ कि क्या क्या करना चाहिए फॉर गेटिंग अ बी स्कूल. इवन अगर कॉलेज में डायरेक्ट कॉलेज के बाद एमबीए नहीं हुआ तो आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस क्या प्रोसेस रहेगी उनके लिए? The process again remains the same for everybody. जो भी कैट का एग्जाम दे रहा है तो उसमें तो nothing changes. But yes, अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई 6 in 10th, 5 in 12th, and 9.5 in graduation, तो पहली बात तो this is very super rare, right? Because generally habits take a lot of time to change, right? So I do have examples जहाँ पे people have been able to turn around, but then again those are 2-3 in numbers only, right? Among thousands. तो पहले तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई कीप योर एकेडमिक्स ऑन ट्रैक, क्योंकि कॉलेजेस, कंपनीज, दे वैल्यू कंसिस्टेंसी अ लॉट. ना इंजीनियरिंग में अच्छा करना या किसी भी डिग्री में अच्छा करना, राइट, इन माय ओपिनियन इज अ ग्रेट साइन, बिकॉज दैट मींस आप 4 साल कॉलेज गए, 4 साल आपने डिसिप्लिन लेवल मेंटेन किया है, राइट. कैट इज अ 2 आवर का एग्जाम, राइट. तो आपको कोई ये बोलता है ना कि सर भाई मेरा 10th खराब है, 12th खराब है, मेरा ग्रेजुएशन भी खराब है, लेकिन मेरा कैट में तो अच्छा आया है तो मेरे टॉप कॉलेजेस के कॉल क्यों नहीं आ रहे, राइट. सी कॉलेजेस, कंपनीज बोथ दे डू वैल्यू कंसिस्टेंसी. कैट इज जस्ट अ 2 आवर का एग्जाम. आपका ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल का था, आपका 10th पूरा साल था, आपका 12th पूरा साल था, राइट. तो अगर आपने 6 साल खराब किया है और आप 2 घंटे के एग्जाम में एकदम से अच्छा करके आ जाओ और अब आपको लगता है कि नाउ आई डिजर्व ऑल द स्टार्स, राइट, दैट इन माय ओपिनियन इज नॉट अ वेरी हेल्दी एटीट्यूड. You should try to be consistent as far as academics are concerned. Now, if hypothetically speaking, there is one such candidate, so my first advice to them would be very clear on what you want in the future. So, if you are very clear that management is something that I want to pursue, right, then have a very clear-cut answer, because this is going to be an amazing story. आपको इंटरव्यू में दिक्कत कब आएगी मेरे ओपिनियन में, क्योंकि आपका 6 था, 5 था, उसके बाद आप 9.5 पे चले गए हो. This is an amazing story of improvement, and every college loves that, right? So generally आपको college will judge you on your last score. तो 12th आपका कम था पर graduation आपका बहुत अच्छा है, you will be graded on the basis of your graduation only in that case. But yes, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका 10th 12th बहुत कम है और colleges का weightage 10th 12th का बहुत हाई है तो call नहीं आएगा. Once you get a call, I believe converting for this particular candidate is going to be easier than somebody who is 888, right? एक बार कॉल आने के बाद, और कॉल ही नहीं आ रहा, that's a separate story in my opinion. Okay, so अगर वो लोग वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद अप्लाई करें तो that will be a cherry on top. Absolutely. See, again, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनका वर्क एक्स को वेटेज 5% होता है, राइट. तो पहले तो फ्रेशर्स को, वर्क एक्स को, सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉलेजेस डोंट हैव अ प्रेफरेंस एज सच. कॉलेज का ऐसा प्रेफरेंस नहीं है कि हमें वर्क एक्स वाले ज्यादा चाहिए, हमें फ्रेशर ज्यादा चाहिए. दे आर लुकिंग फॉर बेस्ट पीपल, right? Now, the reality is that work-ex people tend to be better, right? Because उनके पास 2 साल का और एक्सपोजर है इंडस्ट्री के अंदर. तो हर फ्रेशर को शायद नहीं पता होगा कि हाउ डू आई नीड टू बिहेव व्हेन आई गो टू अ कॉर्पोरेट, ठीक है. हर फ्रेशर को नहीं पता होता कि एक लाइन ऑफ कमांड को कैसे रिस्पेक्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल, ये बच्चों को मैंने केस स्टडी दिया था, ठीक है, जहाँ पे सारे फ्रेशर वाले बच्चे थे. तो उन्होंने एक बहुत ही टिपिकल गलती की कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम दिया है, उन्होंने बोला कि हम सीईओ को मेल करेंगे, राइट. एक वर्क-एक्स वाला ये गलती नहीं करेगा कि सीधा मैं सीईओ के पास जाऊंगा. उसको पता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो मेरे को मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के पास जाना है,
राइट? तो हायरार्की का अंडरस्टैंडिंग, वो कॉर्पोरेट बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग वर्किंग्स वाले के पास बेटर होता है कंपेयर टू अ फ्रेशर. That doesn't mean कि companies will not prefer fresher, colleges will not prefer freshers. You just need to be good enough, right? Fresher भी मैंने देखे बहुत सारे जो इतने अच्छे होते हैं कि हर कॉलेज हर कंपनी में उनका सिलेक्शन हो जाता है. Everybody is looking for the best talent, whether it is fresher, whether it is work experience. और अगर किसी का BCA, BBA और BCom है तो उनके में डाइवर्सिटी does apply or does play a major role or it is a common thing? For top IIMs it does, right? So again see ये भी चीज है ना, ये डाइवर्सिटी और जो हम तीन चीजों की बारे में बात कर रहे हैं, इस जनरली टॉप 20 टॉप 25 कॉलेज से, राइट? उसके बाद अगर आप बात करते हो फॉर रेस्ट ऑफ द बी स्कूल्स, देन डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. वहां पे आपका स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल कॉलेजेस लाइक IMI दिल्ली और IMT गाजियाबाद और टैक्नी और KJ सोमैया, वहां पे coming from a BBA background is not going to give you much of an edge as far as in comparison to let's say IIMs are concerned. IIMs में आपको edge मिलेगा, एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स हैं, जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स हैं, राइट? तो BBA BCom में yes there is an advantage, but there has been a trend, right? A shift in the trend कि पहले ऐसा था कि everybody who was getting 80 plus in 10th 12th was typically taking science only. अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, ठीक है, तो मैंने क्यों साइंस लिया, मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि अब मेरे को लगता है कि आई शुड हैव टेकन प्रॉब्ली एन इकोनॉमिक्स का कोर्स, राइट? बट उस टाइम पे तो मैंने इंजीनियरिंग लिया, क्यों? क्योंकि मेरा 12th में 86 था, राइट? तो स्कूल का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, सबका ये था कि भाई 10th 12th दोनों आपका 80 है, 12th में 80 के ऊपर है तो साइंस ले लो, आप इंजीनियरिंग ले लो, राइट? अब दैट ट्रेंड इज चेंजिंग, राइट? अब आई सी लॉट ऑफ पीपल जिनका 12th में 94 है, 95 है, बट दे आर टेकिंग BBA और दे आर टेकिंग BCom. तो वो जो एडवांटेज है एकेडमिक डाइवर्सिटी का भी, वो भी ईयर ऑन ईयर थोड़ा कम होते जा रहा है, राइट? तो एक जमाना ऐसा था कि आपका अगर 98.8 आ गया तो यू विल बी इन टॉप 50 पीपल ऑफ BCom और BBA. नाउ दैट नंबर हैज बिकम 99.8 के ऊपर, ठीक है? तो BBA BCom का जो कोहोर्ट है, इट इज आल्सो बिकमिंग वेरी कॉम्पिटिटिव, इट इज आल्सो बिकमिंग वेरी शार्प. जहां पे इंडिया के, मैं बोलूंगा, बेस्ट टैलेंट BBA BCom ले रहे हैं अब, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग. Now coming to the domains in the colleges, should students prior decide कि कौन से domain, जैसे कि operations हो गया, HR हो गया, finance हो गया, तो B school मिलने के पहले decide करना चाहिए और after getting into B school you work with all the domains and आपको बाद में discover कि ये मेरा niche है? इसमें my recommendation is कि अगर B school जाने से पहले आपको clarity आ जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, right? Because that will help you in interview as well. आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड SPJ, राइट? वहां पे तो आपको अप्लाई करते टाइम ही पहले बताना होता है कि आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, या बिजनेस मैनेजमेंट जनरल MBA के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? आपका इंटरव्यू विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड इफ यू हैव द क्लैरिटी दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है? बट जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी तक कि भाई मेरे को तो फाइनेंस और कंसल्टिंग और मार्केटिंग सभी कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ, मेरे को इक्वली अच्छा लग रहा है, देयर इज नो नीड टू पुश इट, देयर इज नो नीड टू फोर्स इट कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी लानी चाहिए. क्लैरिटी आई थिंक शुड कम ऑर्गेनिकली, राइट? तो आप एक इंटर्नशिप परस्यू करो, राइट? आप थोड़े बुक्स पढ़ो, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करो, उसके बाद बेटा क्लियर कट आइडिया कि भाई हाँ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू. जितना जल्दी क्लैरिटी आ जाए उतना अच्छा होगा सभी के लिए. MBA जाने से पहले आ जाए बहुत अच्छी बात. या फिर कोई आप एक अच्छे बी स्कूल जाते हो तो आप समझो कि 3 या 4 महीने में तो आपका समर प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट? जहाँ पे फिर आपको इंटर्नशिप करनी होगी. आपको लग रहा है कि इसके बाद में क्लैरिटी आएगी, तो फिर ना चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आपने समर इंटर्नशिप की है मान लो मार्केटिंग डोमेन में और आप मेन प्लेसमेंट में बात करना चाहते हो फाइनेंस में, बट व्हाट इज द टॉकिंग पॉइंट दैट यू हैव, राइट? तो अब अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट था, आपको फाइनेंस ही परस्यू करना था, आपने समर इंटर्नशिप भी कई फाइनेंस की कंपनी में काम की होती, तो आप मेन प्लेसमेंट में उसके बाद में बात कर पाते. यू विल हैव अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स. तो इन माय ओपिनियन क्लैरिटी इज ग्रेट until you are absolutely sure of your choices. अनश्योर है फिर भी हम जबरदस्ती ऐसा सबको दिखाना चाहते हैं या कॉलेज को बताना चाहते हैं कि मेरे को ये क्लैरिटी है, कंपनी को बताना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. आई थिंक यू माइट रिग्रेट इन द फ्यूचर कि यार मैंने जबरदस्ती पता नहीं क्यों करियर ले लिया, राइट? तो आई थिंक
it should come naturally. ओके सर, और अगर इफ पर्टिकुलर कॉलेज रेप्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन जैसे कि माइका हो गया तो मार्केटिंग के लिए फेमस है, राइट? और अगर किसी स्टूडेंट को माइका मिल रहा है बिकॉज ऑफ द माइका एग्जाम और उसको वहाँ पे मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट उसको जनरलाइज कोर्स करने के भी आगे जाके अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे चला जाऊंगा वैसा टाइप्स कैट में से उसको अच्छा नहीं आया तो शुड ही कंसीडर टेकिंग एडमिशन इन माइका और ही शुड वेट फॉर 1 year एंड अप्लाई टू अ गुड बी स्कूल जहाँ पे फाइनेंस का उनका बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है प्लेसमेंट So again, इसका भी ना ऐसा कोई आई विल से ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, राइट? इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि भाई आपके पास लग्जरी है क्या एक साल वेट करने का, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर मेरे को इस साल MBA स्टार्ट करना ही पड़ेगा, माय फैमिली विल नॉट अलाउ मी टू टेक अ 1 year गैप, राइट? और प्रॉब्ली आई हैव ऑलरेडी टेकन अ 1 year गैप, तो दिस ईयर तो आई हैव टू सीक एडमिशन। तो अगर आपके पास लिबर्टी है टू वेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू, राइट? रादर देन फोर्स योरसेल्फ एंड गेट इनटू अ प्रोग्राम जहां पे आपका मेन इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो आपने कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट भी उठा के देख ली और आप देख रहे हो कि यार मेरे को जिस डोमेन में जाने की इच्छा है यहाँ पे तो उसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ठीक है? तो फिर मेरे ओपिनियन में इट इज बेटर टू वेट फॉर 1 more year एंड देन अप्लाई नेक्स्ट ईयर टू प्रोग्राम्स व्हिच विल फिट यू बेटर, राइट? लेकिन अगर आपके पास ये लग्जरी नहीं है वेट करने का, सो माइका भी फाइनेंशियल कोर्सेज कराता तो है ही, ऐसा नहीं है कि माइका में देयर आर नो फाइनेंशियल कोर्सेज एट ऑल, राइट? यस ऑब्वियसली आप माइका को और एक IIM कैलकाटा को कंपेयर नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, राइट? बट देन यू आल्सो नीड टू थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई एम गेटिंग। तो काफी बार ऐसा होता है ना कि भाई इंडिया में टॉप कॉलेजेस तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 20 ही हैं, 25 ही हैं, 30 ही हैं, ठीक है? तो अगर 30 कॉलेज हैं जो हम मान लेते हैं चलो कि भाई these are the top colleges of India and every college on an average will have 400 seats, so 30 into 400 is 12,000। तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि भाई अब 12,000 बच्चों को MBA करना चाहिए, राइट? अब दूसरे कॉलेज भी हैं तो काफी बार यस यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस इन माय ओपिनियन, ठीक है? बट कॉम्प्रोमाइज कब करना है कब नहीं करना है दैट इज आल्सो इन माय ओपिनियन अ केस बाय केस थिंग। Okay, so now sir we will move the last segment, this is a rapid fire round. ओके, So I will be asking you questions और आप थोड़ा कम टाइम सोच के रैपिडली समझ लेना। ठीक मॉर्निंग पर्सन और नाइट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मॉर्निंग पर्सन, टी और कॉफी? neither, I have never taken tea or coffee in my life. So while waking up in the morning you don't have any beverage? No, while I wake up in the morning I just have a glass of water. Books or podcast? Books for depth, podcast while I'm driving car. Cat coaching or self study? Again, I believe everybody has to do self study. अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो आपको self study तो करना ही पड़ेगा, right? It is always going to be 80-20, 80% self study है, 20% ही कोचिंग आपको हेल्प करने वाली है। So everybody has to do self preparation for CAT. कोचिंग में आपने RC क्लास में अटेंड करके नहीं होने वाले, वो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, right? It's just like driving a bike. आप कितनी भी किताब पढ़ लो, आपको बाइक चलानी नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं चला रहे। तो यस, यही दो चॉइस है तो मैं बोलूँगा सेल्फ स्टडी सबको करना पड़ेगा। Your personal choice, quant or VRC? I'm a quant faculty, right? So I find VRC to be challenging. So yes, I will say VRC. Hard work or smart work? Again, you need to work hard in a smart manner. That is what I believe, right? But अगर ये दो choice है, I will say smart work is always more important than hard work because direction बहुत जरूरी है. If you are working hard in a wrong direction, you are not going to get any result. More accuracy, less attempts or low accuracy, high attempts? Again, let's go by first principles, right? आप बाइक चलाना पहले सीख रहे हो, आपका एफर्ट, आपकी कोशिश क्या होगी? स्पीड में चलाना है या किसी को ठोकना नहीं है, इंजर नहीं होना है? What is going to be your priority? According to the rules, right? So again, accuracy is always important. Speed will come fast. Speed will come later, right? तो आप एक बार चीजों को एक्यूरेटली करने लग गए हो तो उसके बाद स्पीड हो तो अच्छा है। मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है ना तो भगवान आपको स्पीड ना दे, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा, राइट? सिमिलरली वही है ना कि अगर किसी इंसान में एथिक्स नहीं है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसको इंटेलिजेंस भी ना दे अगर एथिक्स नहीं है। वो बंदा फिर डम ही हो तो ही अच्छा है if the values are being compromised. correct. Now sir, as we have heard in events of IMS as well, कि you prefer more work ethic जो होता है कि you know consistently hustling करना ये वो. So any 2 to 3 minute advice for a student that is trying to cope up with consistency or discipline? सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कीप योर स्क्रीन टाइम वेरी लो,
राइट? तो आज के तारीख में मैं बच्चों को देखता हूँ कि दे आर स्पेंडिंग 5-6 आवर्स डेली ऑन इंस्टाग्राम. It would be very difficult to make a great career unless and until आप Instagram में ही career बना लो, then that's a separate story, right? If you are trying to become an influencer, more power to you, right? Spend more time on Instagram, that's absolutely fine. But if you are trying to make a career in academics, right, I think staying away from distractions is very very important. And this generation has a lot of challenges. मैं अपनी बात करूँ, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो इंडिया में स्मार्टफोन थे नहीं. इनफैक्ट उस टाइम पे इंटरनेट की स्पीड इतनी खराब थी कि आप YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते थे, राइट? यू विल हैव टू लेट इट बफर. अब तो शायद ये बफरिंग वर्ड ही खत्म हो गया है, बिकॉज अब तो अपना मोबाइल फोन का नेटवर्क इतना अच्छा है कि आप स्टार्ट करो और आपका गाना या वीडियो जो भी है वो चलेगा विदाउट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन, राइट? तो डिस्ट्रैक्शंस आर अ लॉट दीस डेज कंपेयर्ड टू व्हाट दे वर इवन 20 years back, राइट? तो स्टेइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, डेवलपिंग द राइट हैबिट. बिकॉज मैं सारे आईएमएस के बच्चों को बोलता हूँ कि यार माय एफर्ट इज टू मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ. कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, नॉट जस्ट इन कैट एग्जाम. Now, in order to be successful in life, you need to have a very strong sense of foundation, right? I have studied a lot of great people, right? तो Barack Obama हो गए या नरेंद्र मोदी जी हो गए या बड़े स्पोर्ट्समैन हो गए, मेसी, रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, माइकल जॉर्डन. I have studied their discipline level. I have studied their schedule, right? And there is one common thread that they take a lot of care of their own body, right? मोदी जी आज भी सुबह उठ के योगा करते हैं, या बैरक ओबामा सुबह जिम जाते हैं. स्पोर्ट्समैन की तो मैं क्या ही बात करूं, राइट? सो टेकिंग केयर ऑफ योर ओन बॉडी, ट्रीटिंग इट लाइक अ टेंपल, एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड अ कमिटमेंट. भाई मैंने किसी को कमिट किया है. बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि 11 बजे आ जाएंगे और वो फिर 11:15 को आएंगे. उन्हें ऐसा भी नहीं लगता कि मैं लेट हूं, बिकॉज़ 11:15 टाइम पे ना ट्रेन की लेट होती है, ठीक है? बट 11 का मतलब होना चाहिए 10:59, राइट? तो वो डिसिप्लिन मेरे ओपिनियन में डेवलप करना इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, बिकॉज वो आपको पूरी लाइफ में काम आएगा, पूरे आपके करियर में काम आने वाला है. दैट इज व्हाट आई विल एडवाइस. ओके. और सर कोई अगर कैट की एग्जाम अगर किसी की कल हो अगर और उसके टाइम पे देख रहा हो, तो एनी लास्ट मिनट टिप यू वुड प्रोवाइड? डोंट स्टडी, राइट? अगर आप लास्ट मिनट में आपको पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल, राइट? रिलैक्स, स्लीप वेल, राइट? कैट से पहले सोना बहुत जरूरी है. Keep yourself hydrated for the test. You should be in the right shape, right mental frame of mind as well. There is a book, Thinking Fast and Slow, right, which I recommend to every CAT aspirant. So CAT is also a lot about attitude and psychology as much as it is about aptitude. Okay? So staying positive, staying in the right zone, not thinking too much, leaving the question, right, if you're not able to solve it, that is what I would say is critical. Okay sir, so thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको इस वीडियो से 5% भी वैल्यू मिली हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल. एंड यस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज इससे हमें ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने में मोटिवेशन मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.